हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। जो हमने टेस्ट कराया था आज उसका एनालिसिस है। 50 क्वेश्चन है, उसका हम एनालिसिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत ने अपने नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार कब दिया था? भारत ने अपने नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार कब दिया था? तो जो भारत ने सार्वभौमिक मताधिकार अपने नागरिकों को दिया था मताधिकार, वो 1950 में दिया था। कब दिया था? 1950 में। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो आंसर है वो है सी, 1950। क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद जब संविधान लागू किया गया 1950, भारत ने संविधान लागू होते ही सभी नागरिकों को, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, सभी को वोट देने का अधिकार दिया था। वोट देने का अधिकार दिया था। ये पहले 21 वर्ष था कि जो व्यक्ति 21 वर्ष या उससे अधिक का है वही मताधिकार दे सकता है, उसे मत का अधिकार था। लेकिन जो ये 21 वर्ष है इसको 1988 में 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन के तहत जो 21 वर्ष तय की गई थी मताधिकार की, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। अब जो वोट देने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष है। ओके, 18 वर्ष। 18 वर्ष का व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको वोट देने का अधिकार है। वोट देने का जो सार्वभौमिक मताधिकार था ये अमेरिका में 1920 में दिया गया था। ये अमेरिका में 1920 में दिया गया था। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप भारत के बाद कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने सार्वभौमिक मताधिकार दिया था। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका हमें निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं देती है? तो हम उद्देशिका की बात करते हैं कि जो भारत की उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है हमारा, उसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ये क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा पूछा गया था। जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल मतलब उद्देशिका, ये 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है, जो 6th क्लास की हमारी एनसीईआरटी है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1, उसमें जो सेकंड पेज है उसमें जो प्रियम्बल है उसको दिया गया है। 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी है, आप वहां भी देख सकते हैं। जो हमारा प्रियम्बल है इसमें जो न्याय है वो 3 प्रकार का है। जो न्याय है वो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है, उसमें किस प्रकार का न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की। अब हम बात करते हैं जो प्रियम्बल में हमारे लिए जो स्वतंत्रता दी गई है वो कितने प्रकार की है। जो स्वतंत्रता दी गई है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे प्रियम्बल में हमारे लिए दी गई है। वो कौन कौन सी है वो आप देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि जो संविधान की उद्देशिका में उसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। इसका मतलब यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि प्रियम्बल में कौन कौन सी जो स्वतंत्रताएं हैं वो दी गई है। तो जो स्वतंत्रताएं हैं वो 5 है। कौन कौन सी हैं? वो है विचार,
विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, और धर्म की स्वतंत्रता है, और जो एक और वो है उपासना की स्वतंत्रता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसमें लिखा हुआ है कि जो उद्देशिका है उसमें स्वतंत्रता, किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। अब इसमें ऑप्शन है अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और आर्थिक। जो स्वतंत्रता है उसमें अभिव्यक्ति भी है, विश्वास भी है, धर्म भी है, लेकिन जो आर्थिक दिया गया है ये स्वतंत्रता नहीं है। ये जो उद्देशिका है उसमें किस प्रकार का है, ये न्याय है, उसमें किस क्या है, ये न्याय है। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर है बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो जीवन का अधिकार है वो किस आर्टिकल में दिया गया, किस अनुच्छेद में दिया गया है। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है वो है इसका डी, आर्टिकल 21। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो उसका जो आंसर है वो है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, वो है आर्टिकल 21। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत का राष्ट्रपति बनने हेतु निम्नलिखित में से कितनी उम्र होनी चाहिए। मतलब भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए। इसमें इसका जो आंसर है वो है बी। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जो आंसर है वो है बी, यानी 35 वर्ष। इसमें एक है भारत जो राष्ट्रपति बनने के लिए 3 शर्तें हैं। राष्ट्रपति बनने की 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं। फर्स्ट, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड इज 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक। तो जो तीसरा है वो है किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर है 35 वर्ष, बी। राष्ट्रपति बनने की 3 शर्तें हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 4 में 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु 30 वर्ष। और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 25 वर्ष। और जो ग्राम पंचायत जो सरपंच जिसे सरपंच या प्रमुख कहा जाता है उसके लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। तो गांव का सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 5 गुना 3 गुना 2 गुना 4 गुना 10 का इकाई अंक क्या है। आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, जहां पर 5
का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या से होता है, किसी भी सम संख्या से होता है, तो उस संख्या जो वो संख्या बनेगी उसका जो इकाई अंक होगा वो हमेशा 0 होगा, इकाई अंक हमेशा 0 होगा, 0 होगा। जैसे कि इसमें जो दिया गया है वो है 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 10। अब आप लोगों को ये देखना चाहिए कि 5 का मल्टीप्लाई अगर 2 से हो रहा है, इसमें 5 गुणा 2 हम करके देखते हैं तो क्या आएगा 10। अब 10 को आप किसी से भी गुणा कर लो, लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। इसलिए कहते हैं कि 5 का अगर किसी सम संख्या से मल्टीपल करते हैं तो उसका जो इकाई अंक है वो 0 आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो आंसर है वो है डी, मतलब 0। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 का सम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1 + 2 + 3 + 10, इनका सम क्या होगा। इसका सम करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर का जो फॉर्मूला वो है n ब्रैकेट शुरू n + 1/2। इसमें हम जो ये हमारे पास संख्या दी गई है वो बहुत छोटी है, 10 तक है। अगर हमारे पास ये 100 तक आता है, 1000 तक आ जाए तो उसका सम निकालना बहुत ही कठिन होगा, और जो एग्जामिनेशन हॉल में तो बहुत ज्यादा कठिन है, और उसमें टाइम टेकिंग जो चीजें हैं वो हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, जो n है यहाँ पर, जो n है वो लास्ट नंबर को डिनोट करता है। वो किसको करता है, लास्ट नंबर को डिनोट करता है। अब हम इस फॉर्मूले के तहत इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हैं तो n हमारे पास कितना है 10, n कितना है 10। अब हमारे पास n + 1 है, इसका मतलब है 10 + 1/2। अब जैसा हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 से सॉल्व करते हैं, 2 पंजे 10, ये कट गया। अब हमारे पास बचा गया 5 ब्रैकेट शुरू और 11, तो 5 × 11 = 55। जो इसका आंसर है वो है 55। क्वेश्चन नंबर 6 का जो 6 है उसका जो आंसर है वो है 55, और आंसर नंबर डी। इसका जो आंसर वो है डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि अगर चरण को CHARAN, अगर चरण को 45 लिखा जाता है तो उसी भाषा में HLM को क्या लिखा जाएगा। अगर किसी कूट भाषा में चरण को CHARAN को 45 लिखा जाता है तो HLM को क्या लिखा जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा सोचना है, और इसमें एक ट्रिक लगाना है कि ये जो 45 है वो चरण को कैसे लिख कर आया है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है CHARAN, इसको 45 लिखा गया है तो HLM को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन ये है। अब हम जैसे चेक करते हैं, हम चरण का जो चीजें हैं उसको देखते हैं। जैसे चरण हम सोच के देखते हैं कि C हमारा 3 नंबर पर है, H हमारा 8 नंबर पर है, A हमारा 1 नंबर पर है, R 18 नंबर पर है, A 1 नंबर पर है, और N 14 नंबर पर है। तो अगर हम इनको प्लस करते हैं, सबको हम अगर प्लस करते हैं तो देखना होगा कि 45 आया है या नहीं। या तो प्लस करने के बाद 45 आएगा, या फिर माइनस करने के बाद 45 आएगा, या फिर गुना करने के बाद 45। किसी भी तरीका से 45 आना चाहिए। जिस तरीका से 45 आएगा, प्लस से आए, माइनस से आए, गुना से आए, भाग से आए, जिस भी तरीके से 45 आएगा वही फॉर्मूला HLM में लगेगा।
तो अगर हम इसको जमा करते हैं 3 + 8 + 1 + 18 + 1 + 14, जब इनको हम जोड़ते हैं तो कितना होगा? 3 + 8 11, 11 1 12, 12 18 30, 30 1 31, 31 + 14 तो ये 45 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो चरण में जो फॉर्मूला लगा है वो प्लस का लगा है। सेम इसको हमें डिनोट करना है। जो हमारे पास HLM है, H की वैल्यू कितनी है? 8, L की वैल्यू कितनी है? 12 और M की वैल्यू कितनी है? 13। इनको हमें प्लस करना है। तो 8 + 12 20, 20 + 13 33। तो क्वेश्चन नंबर जो 7th है उसका जो आंसर है वो है बी। आंसर है वो है बी, यानी 33। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप सभी बच्चे इसको एक बार नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है 24.4 गुना 2 + 8 - 4। जो क्वेश्चन नंबर 8 वो है, इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। और इसका आंसर क्या आएगा? आपके पास सबसे पहले बोर्ड मास आना चाहिए। बोर्ड मास जो 6th 7th क्लास में पढ़ाया जाता है। बोर्ड मास के आधार पर इसको हम टैकल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? भाग। अगर हम 24 को 4 से भाग करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? 6। हमारे पास क्या आएगा? 6। अब हम यहां तक ये सॉल्व हो चुका है, यहां आया 6, 6 गुना में 2, उस भाग के बाद हमें करना है गुना 2। इसका मतलब 6 दूनी 12 हुआ। उसके बाद करना है हमें जमा 8, कितना है? 20 - 4 = 16। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो इसका आंसर है वो है 16, मतलब सी आंसर। जिस भी बच्चे ने सी लगाया है उसका सही आंसर है। और जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये CUT जो आपका ग्रेजुएशन के लिए जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था 2024 में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हाल ही में जो उत्तर प्रदेश पटवारी जो पेपर हुआ था 2025 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है 2/5 का जो परसेंटेज वो कितना होता है? मतलब हमें एक संख्या है वो फ्रैक्शन में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो संख्या है ये हमें किस में दी गई है? फ्रैक्शन में दी गई है। इस फ्रैक्शन को हमें चेंज करना है परसेंटेज में। ओके, जो ये फ्रैक्शन है इसको चेंज किस में करना? परसेंटेज में। जब फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं उसका फॉर्मूला है A/B × 100। ओके, जो फॉर्मूला हमारे पास फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने का वो है A/B गुणा में 100। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे 2/5 दिया गया है तो इसका परसेंटेज कितना होगा? 2/5 गुणा में 100। अब हमें करना क्या है? जो 5 है इसको हम भाग करते हैं, 100 को भाग करते हैं 5 से। 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, बचा 0 0। तो जब हमारे पास बचेगा 2 + में 20 = 40। मतलब 2/5 है, इसका जो परसेंटेज है वो आएगा 40%। कितना आएगा? 40%। ये अभी पटवारी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था और 2 दिन पहले पूछा गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन है? मतलब जो INA है उसका संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है INA का संस्थापक कौन है? इंडियन नेशनल जो आर्मी है उसका संस्थापक कौन है? उसको हमें कुछ बताना है।
इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो आंसर है वो है ए, यानी मोहन सिंह। मोहन सिंह, लेकिन बाद में मोहन सिंह ने इसे सुभाष चंद्र बोस को इसका जो अध्यक्ष है वो बना दिया था। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? इसमें यह है जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो लड़ाई हुई थी 1857, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी था और उसी समय मतलब काफी दिक्कतें हुई थी। फाइनली जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ब्रिटिश कंपनी को अपने अधीन कर लिया और जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी उसको ब्रिटेन बना लिया और लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। लेकिन 1858 में ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको अब हम भारत का गवर्नर जनरल ना कहकर भारत का वायसराय कहा जाएगा। इसलिए ये कहते हैं कि जो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, ये प्रथम वायसराय बन गया, प्रथम वायसराय बन गया 1858 में। 2-3 साल अपने पद पर रहा। और अंतिम गवर्नर जनरल कैसे बना? जब लड़ाई हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड डलहौजी को बुला लिया था तो लॉर्ड कैनिंग को जब गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था, वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल बनाकर लॉर्ड कैनिंग को भेजा गया था। लेकिन जैसे ही 1858 में गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में चेंज कर दिया, उसी आधार पर ये अंतिम गवर्नर जनरल भी बन गए, क्योंकि गवर्नर जनरल का तो पद ही समाप्त कर दिया। इसलिए लास्ट का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था और जो प्रथम वायसराय वो भी लॉर्ड कैनिंग ही है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 12, इसका जो आंसर वो है ए, 1789। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? इसका जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका जो आंसर है वो है सी, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर नंबर सी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासिका रही। 4 साल इसने शासन किया था। लेकिन जो चहलगामी जो रणनीति थी, जो पद्धति थी, उसमें जो उलेमाए थे उन्होंने महिला शासिका होने पर ऐतराज जताया था और फाइनली 1240 में कैथल में युद्ध होता है और रजिया सुल्तान वहां पर मारी जाती है। जो बहराम शाह था, 1240 में बहराम शासक बना, बहराम शाह शासक बना। ये 1240 से 1242 तक इसने राज किया था। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश की बेटी थी और ये गुलाम वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शुरू किया था, गुलाम वंश, उसकी शासिका थी। ओके, इसको मामलुक वंश भी कहा जाता है, मामलुक वंश भी कहा जाता है, इसे इल्बारी वंश भी कहा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर है बी, गंगा नदी। ओके, गंगा नदी की जो लेंथ है वो है 2526 किलोमीटर, 2526 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 15, कर्क रेखा। अगर आप लोगों ने मैप देखा होगा तो जो इंडिया का मैप है उसमें जो कर्क रेखा है उसको आपने देखा होगा। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य हैं? 8 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। 8 राज्य हैं जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नेक्स्ट छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद इसमें आता है पश्चिम बंगाल, देन त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। 8 राज्य हैं। 8 राज्यों से जो कर्क रेखा है वो होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप सभी बच्चों को जो ये 8 राज्य हैं, 8 राज्यों के कैपिटल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। 8 राज्य की लोकेशन क्या है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। ये राज्य कौन सा इनमें से राज्य पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, कौन सा बांग्लादेश से शेयर करता है, ये सब चीजें भी आपको पता होना चाहिए। इसका सीधा है जो मैपिंग का जो क्वेश्चन है वो आपको बार बार मैप देखना या जो एटलस है उसको देखने से सॉल्व आसानी से हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका जो आंसर है वो है सी, 8 राज्य। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो कहता है कि हरियाणा राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं? हरियाणा राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं? क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो आंसर है वो है सी, यानी 90। हरियाणा राज्य में जो विधानसभा सीटें हैं, हरियाणा राज्य में जो विधानसभा सीटें वो कितनी है? 90, मतलब 90 सीटें हैं। हरियाणा में जो लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें वो 10 हैं, लोकसभा सीटें 10। और हरियाणा में जो राज्यसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें वो हैं 5। हरियाणा में विधानसभा सीटें 90 हैं, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें कितनी है? 5 हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें विधानसभा की सीटें सबसे अधिक हैं? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो जो सबसे अधिक सीटें हैं वो हैं, सबसे अधिक विधानसभा की जो सीटें हैं, अधिक विधानसभा सीटें वो हैं, सबसे अधिक जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, यूपी में कितनी है? 403। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 17, इसका जो आंसर है वो है सी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर
18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, इसका जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है डी, डॉक्टर वी कुरियन। डॉक्टर वी कुरियन, डॉक्टर वी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इसमें जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो वो कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है तमिलनाडु की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, तमिलनाडु की राजधानी, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बी, चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तो आपको इनके जो कैपिटल्स हैं, जो भारतीय राज्यों की जो कैपिटल्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि पंजाब की राजधानी क्या है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो कितनी है? भारत में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भारतीय संविधान में क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसका जो आंसर है वो है बी, यानी 11। अब आपको नॉर्मली जो एनसीईआरटी के जो पहले दूसरे पेज होते हैं, इनमें किसी में प्रेम्बल दिए गए हैं, किसी में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, किसी में ड्यूटीज दी गई हैं, किसी में डीपीएसपी दिए गए हैं। तो आप लोग जो एनसीईआरटी पढ़ने से पहले 2-3 पेजों को जरूर पढ़िएगा। उसमें आपके जो पूरी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, उसका जो संक्षिप्त विवरण है, उसका उल्लेख किया गया होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो आंसर वो है बी, यानी 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अब मौलिक कर्तव्य है क्या, कहां से लिए गए हैं, क्या है, इसका हम थोड़ा सा देखते हैं। मौलिक कर्तव्य ये कितने हैं? 11। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। रूस के संविधान से लिया गया है। और ये जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के भाग 4A में उल्लेख है। और आर्टिकल 51 के में उल्लेखित किए गए हैं। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, वो भाग 4A और आर्टिकल 51A के तहत उल्लेखित किए गए हैं। भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान लागू किया गया था, तो उसमें एक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है, लेकिन बाद में सरदार सवन सिंह समिति जो सरदार सवन सिंह समिति की जब अनुशंसा की थी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, तो इस समिति की सिफारिश पर सवन सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 42वां
मैं ऊपर लिख देता हूं, जो स्वर्ण सिंह समिति है, इसने रिकमेंड किया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य लाए गए थे, वो लाए गए थे भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, सिफारिश के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। जो 11वां संविधान जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक